हेलो नमस्कार, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका MPPSC उत्कर्ष चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही कोई विशेष परीक्षा आती है तो उत्कर्ष परिवार कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आता ही है। और इसी श्रृंखला में इस बार भी उत्कर्ष परिवार लेकर आया है MPPSC मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग की सीरीज़ जिसका नाम है लेखनी सीरीज़। और इसमें आप सीखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग या फॉर्मेटिंग, है ना, ताकि आप आगे जब परीक्षा में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको बहुत सहायता मिले, परीक्षा से पहले आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। तो ये हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने देखा होगा, समीर सर लेकर आए हैं, और दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 मार्कर और 7 मार्कर और एक 10 मार्कर भी आपको मिलेगा। ऐसे ही सारी फैकल्टीज़ अपने अपने पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएगी और आपको बताएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में या वेरी शॉर्ट आंसर में है। पहला क्वेश्चन है अमित्र घात। 2020 में ये सवाल आया था। हालांकि 2020 में ये 3 नंबर का सवाल हुआ करता था, अब ये 2 नंबर का होगा फॉर्मेट, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिखने में नहीं आएगा। अमित्र घात ये अलग नाम है। शासक का जो मूल नाम है, वैसे ये बिंदुसार का नाम है। मौर्य शासक बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र है और अशोक के पिता है। मौर्य शासक अशोक के पिता हुए, लेकिन बिंदुसार न देकर क्या दिया, अमित्र घात दिया। तो ध्यान रखिए, सवाल उपाधियों से भी आ सकते हैं कि आपको उपाधि, किसी शासक की उपाधि दे दी, है ना। कुछ उपाधियां इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही। विक्रमादित्य जैसे उपाधि कहूँ, शकलोत्तर, पथनाथ, हर्षवर्धन की उपाधि कहूँ, है ना, ऐसे समुद्रगुप्त की कई बहुत महत्वपूर्ण उपाधियां रही। तो उपाधियों से भी सवाल आ सकते हैं। अमित्र घात, अगर हम इसकी चर्चा करें, अमित्र घात, तो अमित्र घात में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई यूनानी ग्रंथों में ये नाम अमित्रोकेडीज आपने मिला होगा, यह उसी का परिवर्तित नाम है। तो यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोकेटिस या अमित्र घात कहा गया। ठीक है, तो यूनानी ग्रंथों में मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रो या अमित्रोकेटिस कहा गया। अमित्रोकेटिस कहा गया। और ये अमित्रोकेटिस ही क्या है, अमित्र घात है या अमित्र घात कहा गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां अमित्र घात भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो आपको जैसा रेन या जो रूल किया है, समय जो अवधि है, अगर आप वो लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, पर याद हो तो लिखिए, गलत नहीं लिखना है। जैसे 298 BC से 273 BC तक शासन किया बिंदुसार ने, तो एक तो ये लिखा। अब देखिए 2 पॉइंट हो सकते हैं। मैं एक लिखता हूं इसकी जानकारी यूनानी ग्रंथों से मिलती है और बिंदुसार को ही अमित्र घात कहा गया, ऐसा भी कह सकते हैं। पर क्या किया, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते। जैसे मैंने 2 फैक्ट्स क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए, है ना। तो मौर्य शासक, तो 3 चीजें यूनानी ग्रंथों में जानकारी मिलती है, बिंदुसार का नाम है और मौर्य शासक है, ऐसा भी कह दिया। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इसके अलावा बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे वायु पुराण में इसको ही भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है ना, जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। तो ऐसे कर सकते हैं कि बिंदुसार को ही पुराणों में भद्रसार भी कहा गया है। भद्रसार एवं जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। अब देखिए, नाम से रिलेटेड सवाल है तो हम नाम से देख रहे हैं। और एक और चीज आप कह सकते हैं यहां पर कि इसके दरबार में ही सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उसने अपना राजदूत डायमेकस भेजा, है ना, कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने
एंटियोकस ने डाइमेकस नामक दूत भेजा। डाइमेकस नामक दूत भेजा। देखिए ये 3 बहुत प्रॉपर पॉइंट हैं, आपने इसमें देखे। आप चाहें तो इन 3 पॉइंट्स को तोड़ तोड़ कर, चूंकि लाइन तो आपके पास 3 ही रहेगी, आप कॉमा लगा लगा कर भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत है ना, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई आदर्श उत्तर है, लेकिन एक हाँ प्रॉपर उत्तर है ये। ठीक है, ये सब्जेक्टिविटी है मेंस में, और सब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि जब 5000 बच्चे परीक्षा में मेंस में बैठेंगे तो वो बहुत अलग अलग तरीके के उत्तर लिखते हैं और सबको नंबर मिलते हैं। किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलता है ना। किसी को 1.5 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिल जाएंगे, किसी को आधा मिल जाएगा, ऐसा होगा। पर ये एक प्रॉपर उत्तर हो सकता है। फॉर्मेट बदला जा सकता है कि भाई मैंने एक पॉइंट बना कर लिखा, और क्या करते, जैसे मैंने एक पॉइंट में 3 बताए कि भाई यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार एक अमित्रघात एक मौर्य शासक है और बिंदुसार ही उसका नाम है या बिंदुसार का ही नाम है। फिर यहाँ उसको भद्रसार भी कहते हैं, उसको सिंहसेन भी कहते हैं, यहाँ भी लिख दिया। चाहता तो यहाँ भी जोड़ सकता था, पर काफ़ी पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये अमित्रघात मौर्यों से एक सवाल आया, जो कि परीक्षा में भी हमेशा मौर्य वंश से सवाल आते ही हैं कुछ न कुछ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने संघ राज्यों का उल्लेख है? ये भी सवाल वहाँ से देखो, आपको फिर मौर्य काल से मिला। अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ है कौटिल्य का। देखिए ऐसे जो सवाल है ना, वहाँ आप सीधे लिख सकते हैं, है ना। जैसे कहा कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 संघ राज्यों का नाम मिलता है। ठीक है, 2 संघ राज्य में 2 नाम आते हैं। एक तो आता है राज शब्दोपजीवी और दूसरा आता है वार्ता शस्त्रोपजीवी। राज शब्दोपजीवी और वार्ता शस्त्रोपजीवी। आपको बस ये बताना था, इसके अलावा कुछ और नहीं बताना था, पर मैं आपको उसका मतलब भी बता दूंगा क्या होता है। तो पहले आप ऐसे पॉइंट लेंगे कि 2 प्रकार के संघ राज्य अर्थशास्त्र में, है ना। अब चाहे तो ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं। अर्थशास्त्र में 2 संघ राज्य क्षेत्रों का या संघ राज्यों का उल्लेख, या 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख। दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख, और आप यहां पर ऐसे पहला लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं। 2 लाइन आपके पास है, तो पहला आपने लिखा और दूसरा आपने लिखा। पहला होगा राज शब्दोपजीवी, राज शब्दोपजीवी और वार्ता शस्त्रोपजीवी। ये बस ऐसा उत्तर यही लिखना था, राज शब्दोपजीवी और वार्ता शस्त्रोपजीवी। राज शब्दोपजीवी का मतलब होता है जहां पर राजा और युद्धों के माध्यम से अपना राजपाट चलाता है, राजा है और वो युद्ध करता है। वार्ता शस्त्रोपजीवी ऐसे राज्य हैं जो वार्ता का मतलब कृषि, व्यापार, शिल्प में जुड़े रहते हैं और उनसे अपना राज्य चलाते हैं, उनको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है। तो राज शब्दोपजीवी और वार्ता शस्त्रोपजीवी ये 2 प्रकार के संघ राज्य हैं। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। सध्योद्वाहा, ये जब सवाल आया था 2023 में तो बच्चे थोड़ा से है ना कि अजीब सा लगा था, आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या है सध्योद्वाहा। वैदिक काल में ऐसी महिलाएं जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी उनको सध्योद्वाहा कहा जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल से संबंधित है या वैदिक काल से संबंधित महिलाएं वे महिलाएं जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश करती थी, उनको सध्योद्वाहा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप आंसर में कि वैदिक काल से संबंधित महिलाएं, एक तो ये लिखा और दूसरा का वे महिलाएं जो ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी।
समझ गए? ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जो ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी सद्योद्वाहा कहलाती थी, और ऐसी महिलाएं जो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो ये एक सवाल, जो महिलाएं ब्रह्मचर्य में रहेगी आश्रम में लेकिन उसके बाद शादी वादी करके गृहस्थ आश्रम में जाएगी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, ऐसी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, और यह है सद्योद्वाहा। क्लियर है बेटा? तो ये यहां से आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए, अब ये लघुत्तरीय प्रश्न आपको आया, हर टाइप के सवाल आपको बता रहे हैं, आपको कुछ सवाल छोटे सवाल सीखने के लिए भी मिले, आपको लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर भी मिले, और आपको बड़े उत्तरों के भी, तो आपको 2 सवाल ये भी मिलेंगे और एक बड़ा भी मिलेगा 10 नंबर का भी। लघुत्तरीय प्रश्नों में बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2020 में सवाल आया था बालाथल। देखिए, अब ये बहुत कोई नया सवाल नहीं था, नाम नया था। ज्यादातर बच्चे आहार संस्कृति को सुन रखते हैं। राजस्थान में एक संस्कृति है ताम्रपाषाणकालीन आहार संस्कृति। तो मैं एक फॉर्मेट आपको बताता हूं कि जब किसी सवाल से, जब किसी संस्कृति से या कोई अजीब सी संस्कृति आ जाए, कोई नाम आ जाए, ऐसा नया नाम आ जाए, तो आपको सरल कैसे बनाना है। अगर कठिन हो जाए तो कुछ कुछ पॉइंट सोच लेना है। देखिए 7 नंबर का है, 60 शब्द लिखने हैं, और 60 शब्द ऐसा है कि आप 2 बार पलक झपकाइए 60 शब्द खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होते नहीं है 60 शब्द लिखने में वैसे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखने के लिए पूछा है क्या है, क्या है, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि परिचय आपको वहाँ लिखना नहीं है, हेडिंग नहीं देना है, बस मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको परिचय बताना है और फिर आपको विशेषताएं बताना है। हाँ, विशेषताएं हैं, 2 हिस्से हैं, विशेषताएं ऐसे, परिचय और विशेषताएं। अब परिचय में क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे कि बालाथल संस्कृति राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है। कहाँ से? उदयपुर से, या उदयपुर जिले से संबंधित है, और ये एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के उदयपुर में आहार संस्कृति से संबंधित एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी। एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, है ना। और इसका समय आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसका समय तकरीबन 2100 BC से 1500 BC के आसपास। आपको हालांकि थोड़ा बहुत ईसा पूर्व लिख सकते हैं, है ना, आपको थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है इसमें, ऐसा लिख सकते हैं कि इसका समय 2100 से 1500 BC के आसपास रहा। ये आपने बताया क्या है, तो आपने बताया कि एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। फिर विशेषताएं लिखना है। अब विशेषताएं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा विशेषताओं में? तो आप यहां देखेंगे पहला कि कैसी संस्कृति है, तो ग्रामीण संस्कृति है। कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। अब विशेषताएं लिखना है तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि एक ग्रामीण संस्कृति है। अब मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। फिर आप बता देंगे उपज क्या क्या होती है ना। फिर आप बता देंगे मृदभांड कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। फिर आप बता देंगे धातु या तांबे का प्रयोग करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, है ना। आवास या निवास स्थल या घरों की संरचना, निवास या घरों की संरचना कैसी है, घरों की संरचना, समझ गए। ये आप बनाइए। जैसे ही आप ये फॉर्मेट बनाएंगे वैसे ही ये सवाल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। आप समझिए कि मैंने कुछ शब्द यहाँ लिख दिए, 20 के आसपास शब्द अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो मेरे पास बचेंगे 40 शब्द, और इतने पॉइंट्स अगर मैं 4 ही पॉइंट निकालूँ, 5 ही पॉइंट निकालूँ, 3 ही पॉइंट निकाल लूँ, तो उसमें मैं अगर 20 यहाँ लिख दिए, क्या है, क्योंकि वो सवाल का हिस्सा है। 20 लिखे आपने, वेस्ट नहीं किया है, आपने सवाल का हिस्सा लिखा है। उसने पूछा कि बालाथल संस्कृति क्या है,
तो बालाथल एक राजस्थान में स्थल है और उसके आधार पर इसको नाम दिया गया। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ नगरीकरण जैसा हम कुछ नहीं दिखता, नगर नियोजन नहीं दिखता, उपज में ये जौ, गेहूं, चावल जैसी चीज़ें पैदा करते हैं। मृदभांडों में ये भी लाल काले प्रकार के मृदभांड यूज़ करते हैं, तांबे का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, कई सारे चीज़ें हमको तांबे की मिलती है। और घरों की कोई स्पष्ट संरचना यहाँ नहीं है जैसे हड़प्पा में है, और कहेंगे कि ये ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे घरों के निर्माण में। ऐसे आपको बताना है, तो आपने विशेषताएं भी बता दी, समझ गए। तो ये बालाथल संस्कृति है और इसमें आप ये सारी चीज़ें एक फॉर्मेटिंग में से, तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, मैं देखिए समझिए, मैं आपको पूरा लिख के ही बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सवाल अब आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको फॉर्मेट जानना है, आपको फॉर्मेट सीखना है कि क्या फॉर्मेट हो सकता है ना। अब ये सवाल आ जाए तो फिर तो आप समझिए कितनी बड़ी बात हो गई कि वापस से ये सवाल आ जाए। तो सवाल कोई भी आ सकता है, हमको आंसर राइटिंग सीखना है, किसी आंसर को याद नहीं करना है, वरना तो एक ही काम हो जाए कि बड़ी बड़ी किताबें लोग पढ़ ले जिसमें खाली क्वेश्चन आंसर लिखे हों, पर वो कितने आते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये बालाथल संस्कृति पर हमने चर्चा की। ठीक है, अगला सवाल जो हमारे पास है वो है इजारा प्रणाली क्या थी, व्हाट वाज दी इजारा सिस्टम। 2023 में ये सवाल आया था कि इजारा प्रणाली क्या है। ठीक है, देखिए वैसे आप देखेंगे ना इजारा प्रणाली तो आपको आधुनिक भारत में भी ब्रिटिशर्स के समय में मिल जाएगी और उत्तरवर्ती मुगलों के समय में भी ये मिल जाएगी। जहांगीर शाह ने बंगाल में एक व्यवस्था लागू की इजारा प्रणाली, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मुगल काल और आधुनिक भारत के ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश समय में बंगाल के क्षेत्रों में या भारत में लागू की गई एक भू राजस्व पद्धति थी या भू राजस्व वसूली की एक पद्धति थी, आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने वापस से यहीं पर कि क्या थी, हम दो चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, क्या थी, परिचय। अब वहाँ पूछा नहीं है लेकिन फिर तो हम इसको 3 हिस्से में लिखेंगे कि परिचय क्या हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसके प्रभाव क्या हुए। ऐसे 3 हिस्से इसके भी लिखेंगे। अब क्या है पहला हिस्सा, तो अब परिचय में बताएंगे क्या थी, तो आप कहेंगे कि मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूली की पद्धति। अब चूंकि मेरे पास तो जगह ज़्यादा है तो मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, हो सकता है आपका एक लाइन में नहीं आए, बस इतना बताना है कि मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूली की एक पद्धति थी, भू राजस्व वसूली की एक पद्धति थी इजारा प्रणाली, इतना बताना है। अब इसमें विशेषताएं बताना है, तो आप विशेषताओं में ऐसे बता सकते हैं भाई इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आपने कहा कि पहला पॉइंट, ठेके पर भू राजस्व की वसूली, ठेके पर भू राजस्व की वसूली। ठेके पर भू राजस्व की वसूली दी जाती थी। दूसरा, इजारेदार को सरकार के पास अग्रिम धनराशि जमा करानी पड़ती थी। इजारेदार या ठेकेदार, वही हुआ, इजारेदार सरकार के पास अग्रिम धनराशि जमा कराता था। तो इजारेदार क्या करता था, सरकार के पास अग्रिम धनराशि जमा कराता था। ऐसी विशेषता एक और हो गई। और तीसरा आप बता सकते हैं कि भाई सरकार खुद ही चाहती थी कि अगर कोई ठेकेदार को दे दें तो सरकार पर बोझ नहीं आता था, तो भू राजस्व वसूली का सरकार पर बोझ नहीं, सरकार पर प्रशासनिक बोझ नहीं। सरकार पर प्रशासनिक बोझ नहीं, तो ठेके पर भू राजस्व की वसूली देना, ये सब इसकी विशेषताएं। अब यहां से आपने प्रभाव बता दिया, और आपने प्रभाव क्या बताया, प्रभाव आपने बताया ऐसा कि किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि ठेकेदार वसूलेगा तो ज़्यादा ही वसूलेगा,
किसानों का शोषण, क्योंकि उसको खाली पैसे से मतलब था। उसने तो क्या किया, अपना पैसा पहले ही दे दिया। किसानों का शोषण। दूसरा आप कहेंगे कि कृषि पर संकट उत्पन्न हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसान खेती छोड़कर चला जाएगा तो कृषि संकट उत्पन्न होगा, कृषि संकट। और तीसरा, इन्होंने क्या किया, तो इजारेदारों ने भ्रष्टाचार किया, इजारेदारों द्वारा भ्रष्टाचार। अब इसमें आपको ये नहीं है कि निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपने इसको बनाया ही ऐसा है ना। विशेषताएं, प्रभाव, ये प्रभाव आपके कैसे हैं, निष्कर्ष के जैसे ही हैं। तो ये जो उत्तर हुआ इजारा प्रणाली में, कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं है ना, कि आपको, आप मान लीजिए एक आध दो फैक्ट नहीं लिखते हैं। आप नहीं लिखते हैं कि जहांगीर शाह ने कब इसको लागू किया या जहांगीर शाह ने इसको लागू किया, ये भी नहीं लिखते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है साफ सफाई के साथ। क्लियर है? चलिए, और एक सवाल है आपके पास, शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे? तो अब यहां पर दो तीन चीजें। एक तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, फिर उनके राजनीतिक आदर्श को बताना पड़ेगा, और फिर उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा। बहुत सवाल आते हैं मराठों से, और खासकर शिवाजी महाराज की जो प्रणाली है वहां से बहुत सारे सवाल बार बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका जो हिस्सा है उसको ऐसे बनाना है। पहला, परिचय। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये हेडिंग नहीं डालना, मैं बार बार ये बात समझाता हूँ, और जब भी आंसर राइटिंग कराता हूँ मैं आपको एक ढांचा समझा रहा हूँ, एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ। फिर राजनीतिक आदर्श या शिवाजी के राजनीतिक आदर्श, शिवाजी के राजनीतिक आदर्श, और अंत में आ जाएगा बेटा इसका निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष। इसके 3 हिस्से हैं। हालांकि ये बड़ा सवाल आपको लिखना पड़ेगा, 2 पेज आपको इसके लिए मिलेंगे। अब समझिए, आपके पास ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, सवाल को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि किस हिस्से को कितनी जगह में लिखना है, कितने पॉइंट्स आएंगे अंदर इसमें, और कितनी जगह में उसको लिखना पड़ेगा। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। परिचय में आप कहेंगे कि शिवाजी महाराज मराठा राज्य के संस्थापक हुए, है ना, एक बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता हुए, एक योग्य शासक हुए, एक योग्य सेनापति हुए। ये सब बातें आपको वहाँ बतानी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या बताएंगे कि मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज क्या हुए, मराठा राज्य के संस्थापक। या वहां से आपको जोड़कर बताना है कि इनकी पृष्ठभूमि में कि भौगोलिक दशाएं मराठों को ऐसी मिली, ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले, मुगलों की पृष्ठभूमि बता सकते हैं आप, है ना। तो जब आप मराठों के उत्कर्ष को बता रहे हैं, मराठों के उद्भव को बता रहे हैं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताइए परिचय में ही। अब फिर शिवाजी के राजनीतिक, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जब ये सवाल आया तो बहुत अलग सा सवाल था और बहुत अच्छा सा सवाल था ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग करके बतानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से पॉइंट्स ले लूँ छोटे छोटे। मैं पहली बार जब पहला आदर्श बताऊंगा, इनका पहला आदर्श क्या है, तो वो है स्वराज की स्थापना। स्वराज्य, स्वराज्य की स्थापना। पहला आदर्श क्या हुआ, स्वराज्य की स्थापना की। वो स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं, मुस्लिम राज्य के विरुद्ध। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता लिख सकते हैं आप। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता। धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता, है ना, कि अपनी सेना में उन्होंने बड़े स्तर पर मुस्लिमों को शामिल किया, अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर कोई संकट कभी उत्पन्न नहीं होने दिया। सुशासन लिख सकते हैं बेटा, सुशासन। अष्ट प्रधान आप समझ सकते हैं उनके बारे में, तो सुशासन लिखा जा सकता है। इसके अलावा न्यायप्रियता लिखा जा सकता है, बहुत अच्छी न्यायिक प्रणाली का विकास किया। हुजूर, हाजिर, मजलिस, न्यायप्रियता, ऐसा लिखो, न्यायप्रियता। न्यायप्रियता
है ना, हुजूर, हाजिर, मजलिस, मजलिस जैसे न्यायालयों की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा कूटनीति, कूटनीति, कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। गुप्तचर प्रणाली, आप ये भी लिख सकते हैं, क्या? गुप्तचर प्रणाली। तो इतनी बातें, जब कोई बड़ा उत्तर आएगा और आपको लग रहा है कि यार ये लिखने में मुश्किल है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करें, आप उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़िए। जैसे हमने यहाँ पर शिवाजी के राजनीतिक आदर्श लिखे, कितने? 5 पॉइंट मान लीजिए हमने लिखे। यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट है। अब 5 पॉइंट है, 200 शब्द आपको लिखने हैं। आपने 30 शब्द डाल दिए या 20 शब्द डाल दिए इंट्रोडक्शन में, 30 शब्द आपने निकाल दिए कंक्लूजन में, 50 शब्द मान लीजिए चले गए। अब 150 शब्द हैं, 5 पॉइंट है आपके पास। अगर आप 30 शब्द ही लिखेंगे तो अपने आप में 150 हो जाएंगे। और ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा आखिरी तक जाता है जब लिखते लिखते और उसको 200 शब्द पूरे लिख पाए, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। तो वैसे वो कर नहीं पाता है। मान के चलिएगा आप 180 के आसपास ही लिखते हैं, लेकिन जब आप ये एक ढांचा बना लेंगे, आप पॉइंट्स निकाल लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इतने इतने शब्द लिखने हैं। राष्ट्र का गौरव, आत्मसम्मान की भावना, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक शब्द आपने और लिखना है यहाँ पर कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, कि वो कभी भी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने, मुगलों के सामने झुके नहीं। आत्मसम्मान, राष्ट्र गौरव की भावना, राष्ट्र गौरव। अब ये डिटेल आपको लिख सकते हैं। जैसे स्वराज की स्थापना की बात की तो कहते हैं कि भाई वो जो मुस्लिम राज्य है उसके विरुद्ध वो हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, यही उनकी स्वराज की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की भावना, अपने राज्य में बड़े स्तर पर उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया, अपने प्रशासन में मुस्लिमों को बड़ी मात्रा में नियुक्त किया। सुशासन, सुशासन का मतलब आप यहाँ बता सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने अष्टप्रधान बनाई। इसके अलावा न्यायप्रियता, अदालतों की स्थापना, न्याय प्रणाली की स्थापना। कूटनीति, कूटनीति में जब उनको आवश्यकता लगी तो उन्होंने बीजापुर की आदिल शाही के साथ संधियां भी की, जब लगा तो वो लड़े भी उनसे। ऐसे ही आप देखेंगे कि मुगलों के साथ लड़े भी और मुगलों के साथ संधि भी की। पुरंदर की संधि जो जयसिंह के साथ की थी वो भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप इसमें लिखा जा सकता है। और अंत में आप बता देंगे उसका निष्कर्ष, जो लास्ट पॉइंट है वो निष्कर्ष में है ना, ये निष्कर्ष है। और निष्कर्ष में आप यहाँ बता सकते हैं कि कैसे, है ना, अपनी दूरदर्शिता, तो एक दूरदर्शी शासक हुए, एक योग्य सेनापति हुए, योग्य सेनापति, एक योग्य सेनापति हुए, एक कुशल नेतृत्वकर्ता हुए, कुशल नेतृत्वकर्ता हुए। और इन्हीं गुणों के चलते मराठा राज्य को मजबूत आधार मिला, मराठा राज्य को मजबूत आधार मिला। यह आपने निष्कर्ष बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हिस्ट्री का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे बने रहिए और ये जो लेखनी सीरीज़ आ रही है इसको बिल्कुल देखते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी मेंस की एग्ज़ाम जो 2025 की आने वाली है उसमें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।